दोस्तों, हमारे साथ में बहुत कुछ जाने और अनजाने में गलत हो जाता है, जिसको हम भुला देते हैं। या फिर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल पर लग जाती हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपके आत्मविश्वास इस तरह का बढ़ने वाला है कि आपके साथ में अगर कोई गलत करता है, गलत करने से मतलब कि आपकी कोई बेइज्जती करता है, आपकी इंसल्ट करता है और किन किन कंडीशनों में कैसे कैसे वो करता है, ठीक है, उसका बदला आप कैसे लोगे। तो उसके लिए आज हम आपको एक प्रोसेसिंग बताएंगे। दोस्तों, जब हमारी कोई बेइज्जती करता है या फिर हमारे सम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है तो उसको कानून की जो भाषा है उसमें कहते हैं मानहानि। अब मानहानि हमारी भी कोई कर सकता है और हमारे दोबारा भी किसी से हो सकती है। जब मानहानि हो सकती है तो जो मानहानि होगी उसके पक्ष में हम क्या रखेंगे। अगर कोई हमारे साथ में मानहानि कर देगा हमारी, ठीक है, तो हम उससे कैसे लड़ सकते हैं, कैसे बदला ले सकते हैं, उसकी पूरी प्रोसेसिंग हम आपको समझाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं एमडी मनीष लेकर के आ गया हूं आपके लिए फिर से एक अमेजिंग वीडियो। हमारी सीरीज चल रही थी 5th सेमेस्टर के 5th सब्जेक्ट की 5005 प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग की। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि मानहानि का दावा कैसे करें। जो मानहानि हो जाती है तो उसके लिए हम कैसे एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, मानहानि का वाद का नमूना आज यहां पर हम जानेंगे और उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, कहां कहां पर कौन सी कंडीशंस होती हैं, वो सारी आज हम जानने वाले हैं। तो आज अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपके पास में इतना अनुभव हो जाएगा कि आपको एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी केवल और केवल उसके सिग्नेचर और स्टैंप लगाने के लिए, बाकी आप खुद से तैयार कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिविल मुकदमा होता है ये, ठीक है, जो मानहानि का है वो सिविल में जाता है, क्रिमिनल में नहीं जाता। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नुकसान पहुंचाया गया हो, वह या तो नागरिक मुकदमा दायर कर सकता है या उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकता है। एक व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 सीपीसी की धारा 19 के तहत एक सिविल मुकदमा दायर कर सकता है जिसमें किसी व्यक्ति के साथ किया गया कोई भी नागरिक अपराध शामिल होता है। हालांकि इसमें मानहानि शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन जैसा कि टॉर्ट के कानून के तहत बताया गया है, जब आपने टॉर्ट पढ़ा होगा ना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें मानहानि आपने पढ़ा होगा, डिफामेशन को, उसी की बात कर रहे हैं। मानहानि एक नागरिक गलती है, मतलब कि हम लोगों से भी गलती हो जाती है और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ में वो गलती कर देते हैं। तो जहां किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन होता है, यह एक सर्वविदित तथ्य है, क्योंकि ये सर्वविदित का मतलब सबके साथ में कभी भी घटना ये हो सकती है। और ऐसा जरूर हुआ होगा कि कहीं ना कहीं किसी कंडीशन में हमारे साथ और जो भी आप सभी हैं, आप सभी के साथ में कहीं ना कहीं हुआ होगा कि अपकृत्य का कानून, टॉर्ट का कानून भारत में एक संहिताबद्ध कानून नहीं है और इस प्रकार क्षति के लिए सिविल मुकदमा दायर करने की कोई निर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं है। न्यायाधीश समानता, न्याय और अच्छे विवेक के आधार पर मुआवजे का फैसला करते हैं, क्योंकि पता है ना, न्याय सबके लिए बराबर है, सबके लिए सामान्य है। अगर आपके साथ में कोई गलत करता है, आपके अधिकारों के साथ में कोई छेड़छाड़ करता है, तो आप उसके खिलाफ में एक मुकदमा दायर कर सकते हैं सिविल का, जिसको हम मानहानि का मुकदमा कह सकते हैं। तो ज्यादातर सामान्य तथ्यों और परिस्थितियों वाले उदाहरण पर निर्भर करता है। इस प्रकार सिविल मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। तो जो हमारे साथ में गलत हो जाता है, समान नागरिक, कोई भी सामान्य नागरिक है, वो किसी के साथ में किसी को चांटा मार दे, गालियां दे दे, अपशब्द कह दे, किसी के मान सम्मान के लिए कुछ कह दे, ठीक है, किसी के परिवार और उसके सम्मान के लिए कुछ गालियां बक दे, कुछ भी गलत कर दे जिससे कि आपका कुछ नुकसान हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मुकदमा दायर कर सकते हैं सिविल का। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, देखिए, सीपीसी के आदेश 7 में, मतलब ऑर्डर 7 में सिविल मुकदमा दायर करने का उल्लेख है और इसलिए इसके तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो शिकायत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 200 के तहत भी यह दर्ज की जा सकती है। सिविल मामलों में मुकदमे के पक्षकार वादी और प्रतिवादी होते हैं। वादी मतलब कि वो जिसके साथ में गलत हुआ है और प्रतिवादी वो जिसने गलत किया है।
अगर आप मुकदमा दायर करते हैं किसी के खिलाफ तो आप वादी हैं, जिसके खिलाफ आप कर रहे हैं वो प्रतिवादी है, और किसी ने आपके खिलाफ कर दिया तो आप यहां पर प्रतिवादी हो जाएंगे और करने वाला वादी हो जाएगा। जो मामले सिविल प्रकृति के हैं उन्हें सिविल न्यायालयों में दायर किया जाता है। ठीक है, ये तो आप नॉर्मल सी बात है। जो क्रिमिनल वाले जो मामले हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं और सिविल वाले सिविल में जाते हैं। प्रक्रिया देखिए, सिविल मुकदमों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार है। अदालत में एक लिखित शिकायत या वाद दायर किया जाता है जिसमें अदालत का नाम, प्रकृति, शामिल पक्षों का नाम, पता और वादी द्वारा एक घोषणा पत्र शामिल होती है कि जिसमें सभी जानकारी सही लिखी होती है, मतलब कि एक्चुअल में तुम्हारे साथ में क्या गलत हुआ था। आवश्यक न्यायालय शुल्क 10 रुपये और प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये का भुगतान किया जाता है, जो हर मामले में अलग अलग होता है। मतलब कि छोटे मामलों में कम, बड़े मामलों में ज़्यादा ये जो शुल्क है वो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये तो केवल एग्जाम्पल के लिए। अगला कदम सुनवाई है। सुनवाई के पहले दिन अदालत यह तय करती है कि वाद पत्र में कोई महत्वपूर्ण मामला है या नहीं। यदि ऐसा होता है तो प्रतिवादियों को एक सिविल नोटिस भेजा जाता है। वादी नोटिस के 7 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए बाध्य हैं। मतलब कि जब आप पहले एक वाद दायर करेंगे मानहानि का, जो हम बताएंगे अभी कैसे लिखा जाता है वो सिविल मामले में, उसके बाद में अदालत उसको देखेगी और जज साहब देख करके कहेंगे हाँ, अगर उन्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ में गलत हुआ है तो जिसके भी नाम खिलाफ आप करवाएंगे उसके खिलाफ एक नोटिस जाएगा और 7 दिनों में उसको अदालत में हाजिर होना होगा। उसके बाद प्रक्रिया शुल्क, वाद पत्र की 2 प्रतियां। अगला चरण लिखित बयान जमा करना है, जो पार्टियों द्वारा अगली उपस्थिति की सूचना मिलते ही जमा कर दिया जाता है। इसमें प्रतिवादियों द्वारा लगाए गए आरोपों और सत्यापन से संबंधित तर्क शामिल होने चाहिए। इसे नोटिस के 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा, लेकिन असाधारण मामलों में इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, आपने मामला दायर किया था, जज साहब ने आपकी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई आपके साथ में आपकी मानहानि हुई है। उसके बाद में प्रतिवादी को नोटिस भेज दिया, प्रतिवादी वहां पर आ गया। अब प्रतिवादी जिस तरह से आपने लिखित में वाद दिया था उस तरह से जो आपका प्रतिवादी है वो भी लिखित में अपने बयान देगा कि सर मैंने इसको नहीं मारा था, या फिर इसने गलत झूठा मुकदमा लिखवाया है, या फिर एक्चुअली क्या हुआ था, इसने ही मेरी मानहानि की थी, इसने गलत, जो भी सारी चीजें हैं वो लिखेंगे। ठीक है, और लिखने के जो वो लिख करके वो देंगे, उसका टाइम 30 दिनों का हो सकता है और 90 दिनों का भी। अब वादी को प्रतिकृति दाखिल करने की आवश्यकता होती है, जो प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान पर उसकी प्रतिक्रिया है। इस स्तर पर दलील पूरी होती है। प्रतिकृति का मतलब है कि पहले आपने वाद दायर किया, उसका जवाब सामने वाले ने दे दिया, उसके बाद में आप फिर से एक प्रतिकृति दायर करेंगे कि नहीं ये जो झूठ बोल रहा है, हमारे पास में सबूत में जो भी है। अब यहाँ से आपकी दलीलें स्टार्ट होती हैं। क्या वो उसके ऊपर है कि सामने वाले ने आपकी जो भी आपने दायर किया था वाद उसको एक्सेप्ट किया है या नहीं। अगला कदम मुद्दों को तैयार करना है, जो अदालत द्वारा किया जाता है। पार्टियों को 15 दिनों के भीतर गवाहों की सूची दाखिल करनी होगी। उसके बाद तुम अपनी तरफ से गवाहों के नाम दोगे कि उस समय पर जो घटना हुई थी वहां पर ये गवाह थे। पक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से पार्टियों को बुला सकते हैं, या यदि अदालत को लगता है कि वह गवाह को समन जारी कर सकती है। मतलब कि या तो तुम अपने गवाहों को साथ ले जाओगे और तुम नहीं लेके जाओगे तो अदालत को लगेगा, तो फिर उनके खिलाफ वो समन जाहिर करेगी और जो भी गवाह उसमें होंगे उन सभी को समन मतलब नोटिस भेजेगी कि आपकी उस मामले में वहां पर थे, आपकी गवाही होनी है, आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, आपको बुलाया जाएगा। एक निर्दिष्ट तिथि पर गवाहों से जिरह की जाती है और अदालत अंतिम सुनवाई की तारीख की घोषणा करती है। फिर उन गवाहों को बुलाते हैं, गवाहों से सुनते हैं हाँ भी तुमने क्या देखा। उसके बाद प्रतिवादी पक्ष का जो वकील होगा वो उनसे जिरह करेगा। ठीक है, जिरह करने में वो उसके गवाही को खत्म करने की कोशिश करेगा कि उसने झूठ बोला है। वो कहेगा नहीं तुमने नहीं देखा होगा, तुम वहां पर थे नहीं, कुछ भी, वो जिरह कहलाती है। उसके बाद अंतिम सुनवाई के बाद अदालत अंतिम आदेश और आदेश को प्रमाणित प्रति जारी करती है। उसके बाद जिरह देखेगी, सारे मामले को देखेगी। उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी और फैसला सुनाने के बाद में उसके जो अंतिम सुनवाई में फैसला होगा उसके बाद उसको प्रमाणित कर देगी ऑर्डर शीट पर। मुकदमे के पक्षकार यदि वह आदेश से संतुष्ट नहीं है तो उनके पास अन्य विकल्प भी हैं। अगर आपने मुकदमा दायर किया है और आपने जो मुकदमा है आपके पक्ष में वो मतलब जो जज साहब ने जो ऑर्डर दिया है, ठीक है, आपको का संतुष्टि नहीं है तो आपके पास और भी विकल्प हैं। क्या है? निवेदन, संदर्भ और समीक्षा।
ठीक है। अगर ये जानना है तो आपको 5th सेमेस्टर के जो सेकंड सब्जेक्ट है उसमें जाकर के देख लीजिए, रेफरेंस नाम से एक क्वेश्चन होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है नमूना, देखते हैं दोस्तों ड्राफ्ट। देखिए, मुआवजे के लिए मानहानि मुकदमा पत्र प्रारूप, जो नमूना है कि मानहानि का जो वाद आप लिखने वाले थे स्टार्टिंग में, वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 1 के तहत मुआवजे के लिए मानहानि के लिए मुकदमे का प्रारूप। देखिए, जब मानहानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति होती है, मतलब कि आपका कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति होती है। इसमें किसी को सजा नहीं मिलती। ठीक है, बहुत कम मामले हैं जिसमें सजा मिलती है, थोड़ी बहुत 6 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने की, या फिर उस पर दंड लगा दिया, भाई 10,000 रुपये पेनल्टी देनी है, जो भी इस तरह से होती है। तो मुआवजा इस तरह से होता है। देखिए, सबसे पहले ये जो दोनों चीजें आएगी, उसके बाद में आता है न्यायालय। किस न्यायालय में? हमने कहा CJM 1 के न्यायालय में। CJM मतलब कि सिविल जज मजिस्ट्रेट 1 के न्यायालय में हमने वाद दायर किया है। तारीख जो भी है उसके बाद 2000 का CS नंबर है, मतलब कि जो आपने वाद दायर किया है उसका एक नंबर मिलता है आपको जब आप जाते हैं कोर्ट में। तो कोर्ट में जाकर के पहले अपने मुकदमे को रजिस्टर करवाते हैं, वहां से एक नंबर मिल जाता है आपको। उसके बाद इस जो भी मामला है उस मामले में यहां पर आपको लिखा जाएगा, इस मामले में जो लोग शामिल हैं आप लोग यहां पर। ठीक है, उसके बाद मैं वादी बनाम यहां पर आ जाएगा प्रतिवादी का नाम, यहां पर आएगा आपका नाम ABC, आप हैं क्योंकि आप वादी हैं। उसके बाद में बनाम वर्सेस प्रतिवादी XYZ का नाम यहां पर आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट मानहानि के मुआवजे के लिए आदेश 7 नियम 1 के तहत शिकायत दर्ज। अत्यंत डैश 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 सम्मानपूर्वक डैश 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 दर्शाया गया है कि, यहां पर यह चीज लिखी जाएगी, अत्यंत सम्मानपूर्वक दर्शाया गया है कि। अब यहां से एक एक नंबर से आप चीजें देखते जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होगी कि यह कि वर्तमान मुकदमा उपरोक्त नामित वादी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ 2 तारीख को इतने समय के आसपास झूठे और मानहानिकारक बयान देने के लिए दायर किया जा रहा है कि वादी एक सम्मानित व्यक्ति है, डैश 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 का प्रतिष्ठित डॉक्टर है, डैश प्रतिवादी एक वार्ड सदस्य और एक राजनेता है। प्रतिवादी ने रुपए के दान के लिए वादी से संपर्क किया। वह अपने राजनीतिक दल के लिए वादी ने राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिससे प्रतिवादी क्रोधित हो गया। प्रतिवादी ने वादी को समझाया कि यह वह वादी को सबक सिखा देगा। ठीक है, मतलब कि अब यहां पर देख लीजिए, मतलब कि एक नेता है, ठीक है, और नेता ने किसी दल को या राजनीतिक दल के लिए, किसी भी दल के लिए किसी राशि को भुगतान करने से इनकार कर दिया है। तो जो आम जनता है उससे वो क्रोधित हो गई कि तुम क्यों नहीं करोगे, हमने तुम्हें नेता बनाया है, ये है वो है। उसने कह दिया हम नहीं करेंगे कुछ भी और तुम्हें देख लेंगे, जो भी है। यहां पर उनका विवाद हुआ था, वही चीजें यहां पर बता रहे हैं। आगे है डैश 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 को प्रतिवादी ने सोशल मीडिया पर एक लेख प्रकाशित किया कि वादी मरीजों को घटिया दवा दे रहा है। प्रतिवादी के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स हैं जिन्होंने पोस्ट पढ़ी और वादी को प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणियां की है। मतलब कि जो डॉक्टर साहब है उनके खिलाफ में क्या किया है, उसने राजनेता ने क्या कर दिया डॉक्टर साहब के खिलाफ, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करने के लिए कि अगर मैं इसका ऐसे सोशल मीडिया पे फैला दूंगा तो कोई भी मरीज इनके पास में नहीं जाएगा और ये बर्बाद हो जाएंगे। इस उद्देश्य से उसने क्या किया था, उनके खिलाफ पोस्ट की थी। अब पॉइंट नंबर 6, लेख पोस्ट करने के बाद प्रतिवादी ने वादी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। वादी के खिलाफ जांच की गई और यह पाया गया कि प्रतिवादी का दावा गलत था, मतलब प्रतिवादी ने पोस्ट किया वो गलत था। उसके बाद प्रतिवादी की रिपोर्ट और शिकायत बिल्कुल झूठे आरोप पर आधारित थी और प्रतिवादी ने इसे दर्ज कराने में दुर्भावनापूर्ण और उचित या संभावित कारण के बिना ही काम लिया है। नंबर 8, वादी के रोगियों की एक बड़ी संख्या सहित कई व्यक्तियों ने धोखाधड़ी के लिए वादी के अभियोजन की सुनवाई की और वादी को अपराधी माना। वादी के साथ व्यवहार करना और उसके साथ व्यवहार करना बंद कर दिया, जिससे वादी को काफी और अपर्याप्त आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। मतलब कि उस पोस्ट को पढ़ करके लोग भ्रम में आ गए कि हाँ भाई हो सकता है ये गलत दवाई दे रहा हो। ठीक है, उन्होंने उनसे गलत भी कहा, उल्टा सुल्टा भी कहा और उसके
खिलाफ वहां पर जाना भी बंद कर दिया, तो इससे डॉक्टर को बहुत ज्यादा हानि हुई। उक्त आरोपों और शिकायत के परिणाम स्वरूप वादी को शारीरिक पीड़ा, मानसिक आघात हुआ और उसे अपने व्यवसाय और पेशे को चलाने से रोका गया। साथ ही उसकी साख और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा। पॉइंट नंबर 10, प्रतिवादी की उक्त शिकायत के खिलाफ खुद का बचाव करने में वादी ने डैश 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 10,000 रुपये का खर्च कर दिया। यह कि वादी प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति के रूप में नीचे दी गई रकम वसूलने का हकदार है। पेशे से आय की हानि के कारण उसे 1 लाख रुपए, सपोज करो कि 1 लाख रुपए यहाँ पे खर्च हुए हैं और 10,000 रुपये, तो अब वो कितने वसूलेगा उससे? 1,10,000 रुपये। और प्रतिष्ठा और क्रेडिट की हानि के कारण रुपए 5 लाख, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के कारण रुपए 1 लाख, रक्षा व्यय के कारण खर्च हुए, उसने पर्सनल मतलब कि वो कोई भी उसके ऊपर हमला कर सकता है, कुछ भी है तो उसने सिक्योरिटी रखी है, कुछ भी, 1 लाख। ठीक है, इस तरह से कुल जो पैसे हो गए वो समझो कि 10 लाख हो गए, 10 लाख रुपए हो गए। अब वादी ने प्रतिवादी को कानूनी नोटिस भेजकर उपरोक्त राशि 10 लाख रुपए के भुगतान की मांग की। प्रतिवादी को डैश 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 इस दिन तारीख को नोटिस दिया गया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं भेजा। पॉइंट नंबर 13, यह कि कार्यवाही का कारण डैश 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 तारीख को उत्पन्न हुआ जिस दिन वादी को बरी कर दिया गया था, डैश 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 इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर जिसके पास इस मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। पॉइंट नंबर 14, अधिकार क्षेत्र और अदालत फीस के भुगतान के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का मूल्यांकन डैश 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 रुपये और तदनुसार मूल्यानुसार अदालत फीस का भुगतान किया गया है। ठीक है, तो यहां तक जो था दोस्तों वो सभी आप लोग अब समझ गए होंगे कि जो वादी है उसने सारी चीजें जो है, सारी बातें जो उसके साथ में हुई वो लिखा। उसके बाद में जो उससे चाहिए प्रतिवादी से कि उसके से मेरी इतनी नुकसान हुआ, इतना वो हुआ, और उस सब का भुगतान करने के लिए भी उसने सारी चीजें लिखी हैं। उसके बाद प्रार्थनाएं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत आदरपूर्ण प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय निम्नलिखित पर कृपा करें। क्या कृपा करें? नंबर 1, वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध डैश 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 रुपए की डिग्री पारित करें, मतलब कि यहां पर 10 लाख रुपए की 10 लाख रुपए की डिग्री पारित करें। डिग्री पारित का मतलब प्रतिवादी से 10 लाख रुपए दिलवाए जाएं। वादी को दिए जाने वाले लंबित मुकदमे और भविष्य के हितों को आदेश पारित करना। प्रतिवादी द्वारा मुकदमे की वादी लागत का भुगतान करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करना। अन्य कोई अन्य या अगला आदेश पारित करें जिससे माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे और डैश 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 उचित समझे, मतलब कि ऐसा कोई अच्छा सा फैसला सुनाए ताकि ये तो जिसने वो किया है ठीक है उसको सजा मिल गई, लेकिन ऐसा कुछ मामला सुनाए जो और लोग भी किसी के साथ में ऐसा गलत ना करें। इस लाइन का मतलब ये है। यहां पर वादी आ जाएगा, वादी का नाम ABC, उसके सिग्नेचर, इसके द्वारा, इसका मतलब है इसके माध्यम से। अब जो वकील आपने किया है उसका नाम आ जाएगा CDE, उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर, उनकी मोहर लग जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जगह और उसके बाद में तारीख। तो इस तरह से जो आपका जो मामला है वो हो जाएगा कोर्ट में, इस तरह से जाएगा। उसके बाद डैश 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 CJM, चलो पूरा ही लिख देते हैं, CJM फर्स्ट के न्यायालय में डैश 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 को CM नंबर के मामले में, इस मामले में डैश डैश डैश, इस तरह से सारी चीजें जो पहले लिखी गई थी यहां पर वादी और प्रतिवादी का नाम आ जाएगा। उसके बाद में आएगा दोस्तों शपथ पत्र, जो हमने पहले ही बोला था कि किसी भी वाद के साथ में, ठीक है, एक शपथ पत्र जरूर लगता है। सिविल मामले में शपथ पत्र कौन लगाता है? जो वादी होगा। क्या है शपथ पत्र? देखिए, मैं ABC पुत्र RQP निवासी LMN एतद द्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नानुसार पुष्टि और घोषणा करता हूं कि
मैं तत्काल मुकदमे का वादी हूं और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होने के कारण इस शपथ पत्र पर शपथ लेने के लिए सक्षम हूं। दूसरा यह कि संलग्न वाद में मेरे निर्देशों के तहत तैयार किया गया है, जिसकी सामग्री मेरे द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर सत्य और सही है। इसका कोई भी भाग झूठा नहीं है और कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। उसके बाद में साक्षी सत्यापन आ जाएगा। जो साक्षी उसमें होंगे कि मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, इसमें ये गवाह हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ये गवाह का वो लग रहा है यहाँ पर, ऊपर तो लग गया वादी का, यहाँ पर जो शपथ पत्र है वो लगेगा किसका, साक्षी का, कि अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की सामग्री मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य और सही है, इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और कुछ भी महत्वपूर्ण छुपाया नहीं गया है। डैश 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 इस नई दिल्ली में सत्यापित। साक्षी ये हो गए। उसके बाद में जो अगला कोई साक्षी होगा तो उसके भी इस तरह वाले ये सत्यापन बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको लेकर के यही जो मेन पॉइंट है, मतलब कि ये नमूना है, इसको बना करके ही कोर्ट में आपके वकील द्वारा भेजा जाएगा और दायर किया जाएगा। बाकी सारी प्रक्रिया जो होगी, कैसे डिक्री फाइनल हो जो होगा वो डिक्री पारित पर होगा जब अदालत आदेश कर देगी। तो ये था नमूना कि आपके साथ में अगर मानहानि हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो डिफामेशन का ये नमूना था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर एक बारी की चीज़ हमने इसमें डाल दी है। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई वो है, तो आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में करके। उसके साथ में आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपकी कोई भी और अपडेशन है नई जो हमारे यहाँ से जारी होती है वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो जिसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके साथ साथ आप हमें हमारे फेसबुक और हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन हम वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं उसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।